बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 14 सीवीपी। सीवीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह वो मैं लेटर ऑन आपसे डिस्कस करता रहूँगा। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस असल में है क्या? ये एनालिसिस है कॉस्ट का, ये एनालिसिस है वॉल्यूम का, और ये एनालिसिस है प्रॉफिट का। अगर हम इन तीन चीज़ों का एनालिसिस कर लें तो ये हमारे पास कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट बन जाता है। वॉल्यूम स्टैंड फॉर यूनिट्स, वॉल्यूम स्टैंड फॉर यूनिट्स। हम यूनिट ज़्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ज़्यादा आने से उसका प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब उस कॉस्ट में देखनी है कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। अगर हम कॉस्ट को कम करने में कामयाब हो गए तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। यूनिट कम बनाएंगे, कॉस्ट कम आएगी, उससे प्रॉफिट भी अल्टीमेटली हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखना है कि कितने यूनिट्स बनाने पर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। मान लो हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस की कैलकुलेशन कुछ इस तरह निकली कि जब मैं 100 यूनिट्स बनाऊंगा, उस 100 यूनिट्स पर क्या आएगा? नो प्रॉफिट आएगा, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर ये बात मुझे यूनिट बेचने से पहले पता चल जाए तो क्या ख्याल है, मैं अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर फोकस कर सकूंगा? यार कम से कम जो मर्जी हो जाए 100 यूनिट लाजमी बेचूंगा, क्योंकि 100 यूनिट बेचूंगा तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करनी है? अबव देन 100 रहने की कोशिश करनी है। यार जो मर्जी हो जाए 100 से ज्यादा यूनिट बेचूंगा, क्योंकि 100 से ज्यादा यूनिट बेचूंगा तो प्रॉफिट मुझे मिलेगा। अब ये वाली जो बात कि 100 पर कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? ये बात मुझे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के टॉपिक से पता चलेगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड इसकी एप्लीकेशन ये है कि यूनिट्स के चेंज होने से कॉस्ट में क्या चेंज आएगी। यूनिट्स को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, यूनिट के चेंज होने से कॉस्ट में क्या चेंज आएगा और प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा, ये भी मुझे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से पता चल जाएगा। उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे यूनिट ज़्यादा बनाकर बेचने चाहिए या मुझे कम बनाकर बेचने चाहिए, मुझे बेचने कितने चाहिए। तो ये भी इस टॉपिक से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। फर्दर साथ साथ कोई फर्दर एप्लीकेशन है वो इंशाल्लाह टॉपिक के साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो मेन सीवीपी टॉपिक में है क्या? कॉस्ट का, यूनिट्स का और प्रॉफिट का, इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है जी। अच्छा जी, नॉर्मली कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट हमारे पास होगी। एक कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट होगी, एक फिक्स कॉस्ट होगी और एक वेरिएबल कॉस्ट होगी, ठीक है जी। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इंशाल्लाह सारे फॉर्मूला से वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी, सीवीपी कहता है, सीवीपी जो है ये मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? क्योंकि सीवीपी में हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, और डिसीजन मेकिंग किसमें होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग में होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग नहीं होती। तो सीवीपी जो टॉपिक है ये किससे रिलेट करता है? मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम से रिलेट करता है, ठीक है। सेकंड, इट इज यूज्ड टू शो हाउ कॉस्ट एंड प्रॉफिट चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। जैसे मैंने कहा, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी यूनिट के कम ज्यादा करने से हमने ये देखना है कॉस्ट और प्रॉफिट में कितना बदलाव आता है। थर्ड वन, it is the study of interrelationship between cost, volume and profit at different level of activity. Different level of activity पर cost को find करना, units को find करना, profit को find करना, इस study का नाम cost volume profit analysis, ठीक हो गया। तो CVP में हमने करना क्या? समटाइम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, समटाइम यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, समटाइम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे डिफरेंट लेवल पर। अब कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे CVP में? बेसिक फॉर्मूलाज हैं और उन्हीं बेसिक फॉर्मूला से हम आगे चलेंगे। नंबर वन, अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो टोटल कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बनती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट।
और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कन्वर्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। क्या ख्याल है? फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो तरीका होता है टोटल सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाता है। और फिर अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो आगे सेल को बाइफरकेट ब्रेकअप कर दिया। टोटल सेल किसके इक्वल होती है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। और टोटल कॉस्ट में ऊपर पड़ा दो कॉस्ट होती हैं, टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट शामिल है, फिक्स वाली भी और वेरिएबल वाली। ये वेरिएबल कॉस्ट टोटल आ गई और फिक्स कॉस्ट ये मेरे पास टोटल आ गई। ठीक है, समटाइम हमें इंफॉर्मेशन पर यूनिट में चाहिए होती है तो हमने ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ब्रेक कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। याद रखिएगा यहाँ पे यूनिट सोल्ड आएंगे, इधर भी यूनिट सोल्ड आएंगे। ठीक है, ये वो यूनिट सोल्ड हैं जिनको हमने बेचा, बेचने पर कितनी कॉस्ट आई। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है हमें पता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से कंट्रीब्यूशन आता है। और प्रॉफिट कैसे आता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आता है। जैसे कि ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। और अगर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। और अगर कंट्रीब्यूशन भी मुझे ब्रेकअप चाहिए तो सेल को कन्वर्ट करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया और माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट तो यहां से भी प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो प्रॉफिट दो तरीकों से कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट दो तरीकों से कैलकुलेट होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। और आपको पता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है आपका। तो अगर इसकी जगह क्या लिख लूं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो यहां से भी क्या कैलकुलेट हो जाता है? मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? 6 नंबर पे फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो यानी कि जो मैं चीजें बेचता हूं उन चीजों को बेचने पर कितना कंट्रीब्यूशन मुझे मिलता है। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो को CS रेशियो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? CS रेशियो। C फॉर कंट्रीब्यूशन, S फॉर सेल। रेशियो का मतलब डिवाइड, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100 करेंगे तो मेरे पास CS रेशियो परसेंटेज फॉर्म में आ जाती है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है। यहां तक बात बनती है? कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना? हमने फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं हर बार टॉपिक्स में पढ़े हुए कहीं ना कहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है CVP में ब्रेक इवन एनालिसिस का। ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या? ब्रेक इवन एनालिसिस वो पॉइंट होता है जहां पर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, यानी कि प्रॉफिट हमारा क्या होता है? जीरो। यानी कि सेल और कॉस्ट दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। दूसरे लफ्ज में कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है? फिक्स कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल है इसका मतलब यहां पे प्रॉफिट जीरो है, इधर भी प्रॉफिट जीरो है और इधर तो वैसे प्रॉफिट जीरो। ये बात समझ लगती है? चेक करो, तीसरी वाली बात समझ लगती है? तीसरी वाली बात क्या नहीं लिखती? तीसरी वाली बात इस तरह से लिखी हुई है, ये ऐसे लिखी हुई है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, ऐसे लिखा। ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर हो जाए, मान लो प्रॉफिट जीरो है ना, प्रॉफिट जीरो है तो कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, ये माइनस इधर के प्लस हो जाएगा तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन है। अगर फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इक्वल हैं इसका मतलब प्रॉफिट क्या है? जीरो है। इसका मतलब ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन में ये तीन सिचुएशन हो सकती है, या तो प्रॉफिट जीरो हो जाए, या तो रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट हो जाए, या तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट हो। और फिक्स कॉस्ट तो टोटल में ही होती है ना, सिर्फ टोटल लिख लो तो अच्छी बात है, ना भी लिखो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। ये ब्रेक इवन हम फाइंड क्यों कर रहे हैं, ये रीजन जानने की जरूरत नहीं है, बस ये कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए। पर्पस टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, हम ब्रेक इवन पॉइंट क्यों जानना चाहते हैं, वही वाली बात। मैं ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए जाना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले कि मैं मिनिमम कितने यूनिट्स बेचूं कि नो प्रॉफिट आए। इसका मतलब 100 यूनिट्स बेचूंगा तो नो प्रॉफिट है, तो 100 इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं 100 से नीचे रहता हूं तो लॉस हो जाएगा,
और अगर 100 से ऊपर जाऊंगा तो प्रॉफिट होगा। तो दैट्स मुझे ब्रेक इवन के बारे में जाना जरूरी है ताकि मुझे पता चले मुझे कितने यूनिट्स बनाकर बेचने हैं। क्या ये बात समझ लगती है? अच्छा जी, अब थोड़ा सा ग्राफ से देख लेते हैं। खैर ग्राफ एग्जाम में तो आने नहीं, से समझाने के लिए। ब्रेक इवन कब आएगा हमारे पास? ब्रेक इवन तब आता है जब हमारी रेवेन्यू और हमारी कॉस्ट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास कॉस्ट कर्व है, ठीक है, और ये हमारे पास सेल है, रेवेन्यू। सेल और कॉस्ट यहां पे बराबर हो गए, सेल और कॉस्ट यहां पर क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रेवेन्यू कर्व हो गया। ठीक है, और ये वाली कॉस्ट अभी कर्व ना बने, इसको भी प्रॉफिट कर्व कह लेते हैं। ये मेरे पास कौन सी कर्व है, प्रॉफिट कर्व है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट कर्व है ना, जब ये यहां पर पहुंचे एक्स एक्सिस पर, यहां पर ये आ गया ब्रेक इवन सेल यूनिट्स। मान लो हमारे वाले केस में 100 है। जब हमने 100 यूनिट सेल किए तो चेक करें मेरा प्रॉफिट कितना है, 0। प्रॉफिट कितना है, 0। इसका मतलब अगर 105 यूनिट बेचूंगा तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, 110 बेचूंगा प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाएगा, 115 प्रॉफिट और इंक्रीज, 120 प्रॉफिट और इंक्रीज। यानी कि ब्रेक इवन से ये वाला जो एरिया होगा, ये सारा कौन सा एरिया होगा, प्रॉफिट वाला एरिया होगा। और ब्रेक इवन से जो नीचे वाला सारा एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा, लॉस वाला एरिया। तो मुझे क्या रहना है, हमेशा 100 यूनिट से ऊपर ऊपर ही रहना है ताकि मुझे क्या हो, प्रॉफिट हो। समझ आ रही मेरी बात? यही तो फाइंड करना है क्वेश्चन में, इस 100 को तो ढूंढना है, यही तो मेन काम है, इस 100 को ढूंढना। अगर 100 मिल गया तो आगे तो जिंदगी आसान है ना, डिसीजन लेना आसान है कि मुझे 100 से ऊपर रहना है। जो जैसे तैसे करके मैं 100 से ऊपर चीजें बेचने की कोशिश करूंगा। ये 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बिजनेस की खर्चों पे डिपेंड करेगा, बिजनेस की कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। कॉस्ट डिसाइड करेगा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। यहां तक बात समझ लगती है? अगला कॉन्सेप्ट, ये ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कैसे होगा, हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन। नंबर 1, ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स। अगर मुझे ब्रेक इवन सेल यूनिट्स चाहिए, यानी कि यूनिट्स चाहिए कि इतने यूनिट्स बनाऊं तो ब्रेक इवन पर हूं, तो फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। और अगर ब्रेक इवन सेल अमाउंट चाहता हूं, सेल रेवेन्यू चाहता हूं, टोटल सेल कैलकुलेट करता हूं, यानी कि इतनी चीजें बेचूं, इतने पैसों की चीजें बेचूं तो कोई प्रॉफिट ना हो, मैं ब्रेक इवन पर हूं, तो फॉर्मूला क्या होता है, वही फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो। जब हमने सेल यूनिट्स फाइंड करने हों ब्रेक इवन के, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड होता है। जब मुझे सेल रेवेन्यू चाहिए होता है, पैसों में चाहिए होता है, तो CS रेशियो आ जाता है। ये बात याद रखिए, यूनिट्स के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रेवेन्यू के लिए, अमाउंट के लिए CS रेशियो। ये फॉर्मूला जल्दी से याद करो, फिर आगे चलते हैं। ये जल्दी से याद कर लो, और क्यों में भी नॉर्मली याद की होती हैं। अच्छा, ये और CS रेशियो कैसे आती है वो हमने पहले डिस्कस कर चुका है, कंट्रीब्यूशन टू सेल या कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन सेल। मार्जिन का मतलब भी प्रॉफिट ही होता है। ठीक है जी, चलें जी एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये कंपनी है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, वेरिएबल कॉस्ट 12 है और सेलिंग प्राइस ₹20 पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट 6 लाख। कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ सेल इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, वॉल्यूम इन यूनिट्स, तो ब्रेक इवन यूनिट्स, फिर फाइंड ब्रेक इवन सेल अमाउंट। चेक करो ये आंसर आते हैं, अभी चेक करो जरा, शाबाश जी, कैलकुलेट हुए। अगर पहले वाला हम कैलकुलेट करें ब्रेक इवन यूनिट्स, तो ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 6 लाख,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? सेल इधर गया, सेलिंग प्राइस 20 है और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल 12 है, तो 20 माइनस 12 करेंगे 8 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 75,000 यूनिट। और अगर मुझे ब्रेक इवन सेल अमाउंट चाहिए, ब्रेक इवन सेल चाहिए पैसों में, तो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो। CS रेशियो, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई 6 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना? 8। सेल कितनी है? 20। और आंसर कितना आ जाएगा? 15 लाख। डन। ये इस तरह से कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं पास्ट पेपर स्प्रिंग 2013 क्वेश्चन 6 अल्ट्रा लिमिटेड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हिमालय लिमिटेड वाला आपके पास होमवर्क में आएगा। आज CVP के बारे में एक बात सुन लें। CVP के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजी हैं। CVP कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? इजी हैं, लेकिन CVP के जो पास्ट पेपर्स हैं वो इजी नहीं है, वो इजी नहीं, वो थोड़े से डिफिकल्ट, ये बात याद रखें, ठीक है। अब चलते हैं 2013 अल्ट्रा लिमिटेड जी। स्प्रिंग 2013 अल्ट्रा लिमिटेड वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। रीड करो जल्दी से, फिर सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह इसको। जल्दी से एक नजर मार लो। चलो जी, क्वेश्चन पढ़ लिया, चले मैं पढ़ता हूँ। अल्ट्रा लिमिटेड AL प्रोड्यूस एंड मार्केट अ सिंगल प्रोडक्ट। AL कितनी प्रोडक्ट बेच रहा है? सिंगल प्रोडक्ट बेच रहा है। आगे मल्टीपल प्रोडक्ट आएंगी तो CVP फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट डिफरेंट सिनेरियो, तो वो जब आएगा मैं इंशाल्लाह डिस्कस यू, आई विल डिस्कस यू। फिलहाल सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज वेल्यूएबल फॉर AL रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ Feb 23। ये एक महीने का डेटा है, ठीक है। अच्छा जी, सेल प्राइस दिया, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड है, सेलिंग एक्सपेंस है, हमारे पास एडमिन एक्सपेंस है, फिर प्रोडक्शन आ गया और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ गई, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंस्पेक्शन इज परफॉर्म एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिफेक्टिव यूनिट आर एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ द इंस्पेक्टेड यूनिट। ये ऐसे नहीं लग रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग वाली लाइन आ गई, प्रोसेस कॉस्टिंग वाली लाइन आ गई, ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्शन कब परफॉर्म की? एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन, और जो डिफेक्टिव यूनिट्स थे वो कितने हैं? 20% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट, यानी कि इंस्पेक्टेड यूनिट की वजह से जो लॉस होगा। द डिफेक्टिव यूनिट आर सोल्ड एज स्क्रैप एट ₹5 पर यूनिट। जो स्क्रैप होगा वो ₹5 पर यूनिट पर हम क्या कर देंगे? बेच देंगे। क्या ख्याल है? अच्छा, इसका मतलब इस लॉस की वजह से, ये जो लॉस इंस्पेक्टेड यूनिट वाली बात कर दी, तो हम लॉस इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हम पहले किया करते थे, ठीक है। अच्छा, फिक्स ओवरहेड पर यूनिट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ गुड यूनिट प्रोड्यूस। फिक्स ओवरहेड पर यूनिट किस बेसिस पर कैलकुलेट होंगे? यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस पर होंगे। एज कंपेयर टू लास्ट मंथ सेलिंग एक्सपेंस इन Feb 2013 हैव डिक्रीज बाय 42,000। ये जो सेलिंग एक्सपेंस है ये 42,000 से क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। इन जनवरी 2013 AL प्रोड्यूस एंड सोल्ड 180,000 यूनिट। ये बात जनवरी 2013 की हो रही है। AL ने 180 यूनिट बनाकर बेचे। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन किसका आया। अज्यूम देयर वाज नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ Feb 23 to 13, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल इन क्वांटिटी। तो यहां से पता चल गया CVP का सवाल आया। मुझे क्या चाहिए? ब्रेक इवन सेल यूनिट। मुझे क्या चाहिए? ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी मीन ब्रेक इवन सेल यूनिट्स चाहिए मुझे। और कौन से महीने के लिए चाहिए? मंथ ऑफ Feb 2013 के चाहिए।
यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब चेक करें कि सवाल पढ़ने में और अंडरस्टैंडिंग में आसान होगा, लेकिन जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सवाल असल हकीकत तब बताएगा जब हम इसको एक्चुअली सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अटेम्प्ट है अल्टर लिमिटेड की। अल्टर लिमिटेड स्प्रिंग 13 क्वेश्चन 6 आ गया, ठीक है। और सीवीपी का सवाल आ गया। तो रिक्वायरमेंट क्या है जी? ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी चाहिए। ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बस सिर्फ दो चीजें ढूंढनी है, बस सिर्फ कितनी चीजें ढूंढनी है? दो चीजें। वर्किंग वन फिक्स कॉस्ट, वर्किंग टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सबसे पहले वर्किंग वन करते हैं। आ जाए, वर्किंग वन टोटल फिक्स कॉस्ट पहले सवाल से टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढ के लेकर आते हैं, ठीक है जी। चलो जी, आज सवाल में चलते हैं, फिक्स कॉस्ट ढूंढ के लेकर आओ जनाब। पहली वाली फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स ओवरहेड 3.5 पर यूनिट। और यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? फेब 2013 में जी, फेब 2013 में प्रोडक्शन गुड यूनिट कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 175,000। तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले फिक्स ओवरहेड। तो 175,000 और एक यूनिट कितने की कॉस्ट कर रहा फिक्स? 3.5। ये आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आता है? ये हमारी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट हमें मिल जाए। अच्छा जी, फिक्स ओवरहेड तो हो गया। सेलिंग एक्सपेंस के बारे में देखना है, फिक्स वेरिएबल है। तो एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ सेलिंग प्राइस इन फरवरी हैव डिक्रीज बाय 42,000। कहता है लास्ट मंथ के करीब सेलिंग कॉस्ट फिक्स सेलिंग कॉस्ट 42,000 से गिर गया। अब सेलिंग एक्सपेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम ये समझेंगे कि सेलिंग एक्सपेंस किस पे दी गई है? जी, ये टोटल पे दी गई है। किस पे दी गई है? टोटल पे। ये जो सेलिंग एक्सपेंस, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब ये जो सेलिंग एक्सपेंस है ये क्या है? टोटल कॉस्ट। ये क्या है? टोटल कॉस्ट। यानी कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी ही शामिल है और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। अब सेलिंग एक्सपेंस में से मुझे फिक्स और वेरिएबल को अलग करना है। तो इनको अलग करने के तीन तरीके, या तो परसेंटेज बता दे, या तो कोई अमाउंट बता दे, और अगर कुछ नहीं बताता क्वेश्चन साइलेंट तो क्या करेंगे? हाई लो मेथड लगाकर फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। अब सेलिंग एक्सपेंस में से मुझे ये वाला फिक्स चाहिए, तो इस फिक्स और वेरिएबल को अलग करने के लिए क्या करूंगा? हाई लो मेथड लगा दूंगा। अब हाई लो मेथड लगा लेते हैं, इसके लिए एक वर्किंग कर लेते हैं। ये वर्किंग 1 चल रही है हमारी, और एक और वर्किंग साथ बना लेते हैं इसके लिए।
वर्किंग 1.1 हाई लो मेथड। हाई लो मेथड कर लेते जनाब, आ जाए जरा। हाई लो मेथड में हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट्स आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सेलिंग एक्सपेंस की क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम जो डाटा लेके बैठे हुए तो जन का फेब का लेके बैठे हैं, फेब का ऐसे ही है। इसका मतलब मेरे पास जो डाटा अवेलेबल है वो फेब का, पर आपको पता है हाई लो मेथड लगाने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज का होना जरूरी है। तो अगर फेब है तो इससे पहले वाला क्या था हमारे पास, जन था। जैसे कि लास्ट में उसने बताया इन जनवरी एयर प्रोड्यूस एंड सोल्ड 180,000 यूनिट। ठीक है, तो जन में कितने यूनिट से बेचे, 180,000 यूनिट। तो यहाँ पे आ गए यूनिट्स। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस के लिए यूनिट सोल्ड होते हैं ना, तो यहाँ पे यूनिट सोल्ड आ जाएंगे और यहाँ पे उनकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, और फेब में कितने बेचे हैं उसने, फेब में कितने बेचे हैं कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूस कितने के 175 और क्लोजिंग इन्वेंट्री में 30,000 यूनिट भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब अब फेब में कितने बेचे हैं ये मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही, हाँ सबर, अभी कैलकुलेट करते हैं इसमें इंशाल्लाह, अभी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक मसला आ गया हमारे पास, वो ये हाई लो मेथड हम लगाने लगे थे। जन के 180,000 यूनिट्स तो क्वेश्चन में गिवन थे, उसने बता दिया कि जब जनवरी में हमने यूनिट्स बेचे तो 180,000 यूनिट्स बेचे। अब फेब में कितने यूनिट्स बेचे इसके बारे में नहीं बता। जितने भी यूनिट्स बेचे, ये बेचे कितने के थे हमारे पास, ये सेलिंग एक्सपेंस टोटल कितना आया जन फेब का, 295,000। तो टोटल एक्सपेंस कितना आया, 295,000। और ये क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, गिवन था। अब 295,000 ये है, जैन के यूनिट्स मालूम है पर फेब के यूनिट्स मालूम नहीं है। और लास्ट में हमें क्या पता, हाई लो मेथड में हमें इन दोनों का चेंज कैलकुलेट करना होता है ना। फेब में उसने एक लाइन लिख के बताई लास्ट में, यहाँ पे एज कंपेयर टू लास्ट मंथ सेलिंग एक्सपेंस इन फेब हैव डिक्रीज बाय 42,000। इसका मतलब फेब के महीने में सेलिंग एक्सपेंस कितना कम हुआ है, 20,000 से 42,000 से। इसका मतलब 42,000 मेरा चेंज आ गया, ये मिल गया। अब मुझे ये चाहिए एक, ये चेंज कैलकुलेट करने के लिए मुझे फेब के क्या चाहिए, यूनिट सोल्ड। अब फेब के यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करूंगा, चीजें पता चल रही हैं। सीवीपी में ऐसे ही होता है, एक चीज को ढूंढेंगे, एक दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर दूसरा दरवाजा खोलेंगे, वहां से निकलेंगे, फिर अगला दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर उसको ढूंढेंगे, फिर अगले से अगला, यानी कि चीजें से चीजें कैलकुलेट होंगी। आप बात समझ आ गई। अब ये वर्किंग 1.1 है। अब वर्किंग 1.1 जब मैंने ओपन की तो पता चला यार फेब के तो यूनिट से नहीं है, तो यहाँ से मुझे एक और वर्किंग ओपन करनी पड़ेगी, उसका नाम है वर्किंग 1.2। वर्किंग 1.2 में हम फेब के यूनिट सोल्ड ढूंढ कर लेकर आते हैं। लेकर आए जरा आप, लेकर आए। अच्छा आओ जरा लेकर आते हैं। यहां पर आ जाए वर्किंग 1.2 और वर्किंग 1.2 में हम फेब के फेब में कितने यूनिट्स बेचे हैं हम वो कैलकुलेट करने लगे। आए जरा कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ओपनिंग नहीं है कुछ भी। अब ये सारा मसला क्यों आया, इस लाइन की वजह से कि 20% जो लॉस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। अगर इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लॉस हो रहा है तो मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ पे क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी स्केड्यूल में बताएगा कि नॉर्मल लॉस कितना हुआ है और कितने यूनिट्स हमने बेचे।
ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मेरे पास नहीं है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मेरे पास नहीं है। अच्छा, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा, फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, उसके बाद नॉर्मल लॉस आ जाएगा, और नॉर्मल लॉस के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा मेरा आउटपुट। तो सीवीपी के सवालों को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ये मेरे पास आउटपुट आ गया। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी चीजें मेरे पास है, कौन कौन सी नहीं है। आए जरा सवाल में। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मेरे पास नहीं है, क्या है? हाँ, अब इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना है। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, ये क्लोजिंग यूनिट्स है। ये तो फिनिश गुड है यार, क्या ख्याल है? वर्क इन प्रोसेस तो मटेरियल होता है, ये तो यूनिट्स बन चुकी है, तो यूनिट्स कंप्लीटेड है ना। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री है, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। इन्वेंट्री फिनिश गुड होती है, यूनिट्स नहीं है, ये तो नहीं आएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मेरे पास नहीं है। अच्छा जी, और क्वेश्चन में नजर मारें, और मुझे कोई चीज, कोई आउटपुट मिल जाए, कोई इसके अलावा कोई और मिल जाए। प्रोडक्शन गुड्स यूनिट, ये है मेरे पास गुड्स यूनिट, 175,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये मेरे पास है, ठीक है। तो आउटपुट है मेरे पास 175,000 यूनिट्स। तो आउटपुट कितना आ गया, 175,000 यूनिट्स, ये मेरे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस चेक करें किसके ऊपर हुआ हुआ है। नॉर्मल inspection is performed at the end of production and defective unit are estimated 20% of inspected unit. लॉस किसके ऊपर हुआ है? हाँ, इंस्पेक्टेड यूनिट्स के ऊपर हुआ है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है, कम से कम इनपुट भी गिवन हो जाए तो इनपुट के ऊपर लॉस कैलकुलेट कर लिया करता हूँ, ऐसी है। अगर कहीं से मुझे इनपुट मिल जाए तो लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा? यही मेरा इंस्पेक्टेड यूनिट्स होगा। अगला मसला ये आया, पता चला इनपुट भी गायब है, इनपुट भी नहीं है मेरे पास। हाँ, नहीं, लॉस भी तो है ना, लॉस भी तो है। इसका मतलब सिनेरियो क्या चला होगा? सिनेरियो कुछ ये चला होगा। वेल डन, बहुत अच्छा आ गया यार, बहुत अच्छे, वेल डन। इनपुट यहां से इन हुआ होगा, यहां से नॉर्मल लॉस 20% हुआ। इसका मतलब जो भी मेरे पास आउटपुट होगा वो 80% पर होगा और इनपुट मेरा 100% पर पड़ा होगा। तो कह सकता हूं 175,000 80% पे पड़ा हुआ है। 175,000 कहां पे पड़ा हुआ है? 80% पे पड़ा हुआ है, और इसका 20% पर क्या पड़ा होगा? लॉस पड़ा होगा, और इसके 100% पर क्या पड़ा होगा? इनपुट पड़ा होगा। मेरी बात समझ आ गई? कोई परेशानी नहीं? तो ठीक है, 175,000, और अगर यहां से इनपुट के ऊपर जाना है तो क्या करूंगा? 175,000 को 80 से डिवाइड करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करके मेरा इनपुट आ जाएगा। देखो कितना इनपुट आता है, 218,750, ये इनपुट आ गया 218,750। अब इसका कर लें 20%, तो नॉर्मल लॉस आ जाएगा 43750, ये मेरा नॉर्मल लॉस आ गया। और चेक करें, यही हमारा दोबारा पलट के आउटपुट आ गया। यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ, ये मेरे पास आउटपुट आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया? आउटपुट आ गया। आउटपुट का मतलब क्या? प्रोडक्शन। ये यूनिट प्रोड्यूस है ना मेरे पास, ये प्रोडक्शन है। पर मुझे क्या फाइंड करना है?
मुझे क्या फाइंड करना है? यूनिट सोल्ड फाइंड करना है। अब यूनिट सोल्ड फाइंड हो सकते हैं? अब क्या यूनिट सोल्ड फाइंड हो सकते हैं बच्चों? क्या ख्याल है, कैसे फाइंड हो सकते हैं जी? रूल क्या होता है? यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस में से माइनस कर दूं क्लोजिंग यूनिट्स, तो आंसर क्या आता है? ऐसे ही है। अब यूनिट प्रोड्यूस कितने किए मैंने? 175,000, ऐसे ही है 175,000। यहां पर आ जाएगा 175,000 आ गया। माइनस करो क्लोजिंग यूनिट्स, ये मेरे पास नजर आए थे। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने? 30,000। कितने? 30,000। यूनिट सोल्ड कितने हुए? 145,000। ये मुझे चाहिए था। अब चेक करें कहां कहां जाकर आंसर छुपे होते हैं। यहाँ पे ये जो यूनिट सोल्ड है, ये वही यूनिट सोल्ड है। यहाँ पे पूछूंगा कितने आए यूनिट सोल्ड? 145,000। ये यहाँ पर आएंगे। $145,000 ये यहां पर आ गया। ठीक है, ये यहां पर आ गया। अच्छा जी, अब जब 145,000 आ गया तो ठीक है, ये ऑलरेडी चेंज कैलकुलेट हुआ है। 185 और 145 का चेंज कितना है मेरे पास? 35,000। ये 35,000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा? हाइलो मेथड लगा लूँ और यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट भी मेरे पास आ जाएगी और क्या आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट भी मेरे पास आ जाएगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, तो यार इसके यहाँ थोड़ी जगह मुझे चाहिए थी, वो है ही नहीं, अब बची नहीं। चलो यहाँ से इधर लेके आ गया मैं हाइलो मेथड। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सेलिंग कॉस्ट है ना, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। कॉस्ट में कितनी चेंज आई? 42,000 और यूनिट्स में चेंज कितना है? 35,000। आंसर क्या है? 1.20 रुपीज 1.20 पर यूनिट है। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब क्या करते हैं यहाँ से? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे आती है? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी फेब की? 295,000 और वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई? पर यूनिट है, मल्टीप्लाई है। कौन अवेलेबल है मेरे पास? हाई है लो? हाई अवेलेबल है ना मेरे पास, हाई। तो हाई की यूनिट्स लेंगे। ये हाई लिया 295 और यूनिट्स भी हाई के लेंगे 145। ठीक, यहाँ से आंसर बताएं फिक्स कॉस्ट का क्या आंसर आता है? 1,2 ये फिक्स कॉस्ट आ गई मेरे पास। अब ये फिक्स कॉस्ट कहां लिखेंगे हम? अच्छा जी, ये यहां पर आ गया। सेकंड सेलिंग एक्सपेंस आ गया। सेलिंग एक्सपेंस अब चेक करें कितने लंबे रूटों से हुआ है ये। तो बस यहाँ पे ना सीवीपी से यही हो रहा था, ये चीज कहाँ कहाँ जाकर आते। तो सेलिंग एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग 1.1 कितना आया था? 121,000। इसके अलावा चेक करें हमारे पास कोई और फिक्स कॉस्ट गिवन हो, कोई है गिवन और? एडमिन एक्सपेंस। हाँ, एडमिन एक्सपेंस। तो एडमिन एक्सपेंस हमारा क्या है? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये भी टोटल ही है ना, और ये टोटल है।
मान लो क्या है, टोटल है, टोटल कॉस्ट मान लो ये क्या है, टोटल है, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है इसकी बाइफर्केशन लिखी हुई कहीं पे, एडमिन की इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये यही जो मेरा होगा यही मेरी फिक्स कॉस्ट होगी, ये क्या होगी, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। आपको पता है जो एडमिन के एक्सपेंस होते हैं इनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो नॉर्मली जो एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, फिक्स नेचर के होते हैं। सेलिंग टोटल क्यों, क्योंकि सेलिंग के अंदर वेरिएबल कॉस्ट आती है ना, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, कमीशन कॉस्ट भी आ रही होती है और सेलिंग एक्सपेंस भी आ रहा होता है इसमें, और सेलिंग एक्सपेंस का ताल्लुक यूनिट सोल्ड से है, और यूनिट सोल्ड एक वेरिएबल चीज है, तो दैट्स व्हाई सेलिंग एक्सपेंस में दो खर्चे आते हैं, फिक्स और वेरिएबल दोनों आते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंस की नेचर टोटल में रहती है, जबकि एडमिन की हमेशा नेचर फिक्स में रहती है। तो लास्ट एक खर्चा फिक्स है गिवन, दैट इज द एडमिन एक्सपेंस। समझ आई? सेलिंग टोटल में क्यों होता है, उसके अंदर सेलिंग एक्सपेंस आ रहा था और कमीशन भी आ रहा होता है, जबकि एडमिन का यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं, एक्टिविटी लेवल से नहीं है, यूनिट प्रोड्यूस ना करो एडमिन वाला ने फिर भी आना है। एडमिन एक्सपेंस गिवन कितना है, 1014 जी। ये टोटल मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गया, बताओ क्या है, एट थ्री फोर नाइन डबल जीरो। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल, ये मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया, ये इधर आ गया, ये टोटल फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ गया, ये वाला क्या है, 834900, ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया। अब क्या रह गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ये कहां से आएगा, वर्किंग टू। अब वर्किंग टू कर लेते हैं। ये देखो फिक्स से एक फिक्स कॉस्ट चेक किया, कभी हमने सोचा था यार फिक्स कॉस्ट भी ऐसी ऐसी आ सकती है कभी, तो यहां पर ये सीखेंगे फिक्स कॉस्ट अच्छे खासे डोरनरी तरीकों से आया करेगी, ठीक है। अब चलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है, फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल थी। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 2 आ गया, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए मुझे। चलो जी आए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे चलते हैं। सबसे पहले पर यूनिट पे तो सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस कितनी, जरा देखो जरा, 26 पर यूनिट, 26, तो सेल प्राइस आ गई 26, क्या ख्याल है। अच्छा, उसमें से माइनस करूंगा प्रोडक्शन कॉस्ट, या सेल में से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट ना, नहीं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए ना, तो ऑलरेडी पर यूनिट भी है मेरे पास, क्या ख्याल है, माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कौन कौन है, डायरेक्ट मटेरियल है, कितना है 10, और लेबर कितनी है 2, और वेरिएबल 4 है, तो कितना बनता है 16 बनता है, क्या बनता है 16 बनता है। ये 16 मेरा क्या होगा बोलो, वेरिएबल कॉस्ट होगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, पर यूनिट। यहां तक क्या मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, मैं बिल्कुल ये लेता 10 + 2 12 + 4 16 पर यूनिट लेता वेरिएबल कॉस्ट, और सवाल आराम सुकून से मेरा खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, किस वजह से, अब इस वाली लाइन की वजह से, द डिफेक्टिव यूनिट आर सोल्ड एट स्क्रैप ₹5 पर यूनिट। जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं वो हम ₹5 पर बेच देते हैं। ये जो मेरे पास मटेरियल कॉस्ट आई 16 रुपीज़, क्या इसमें से जो यूनिट ज़ाया होंगे वो ₹5 पर यूनिट पर बिक जाएंगे, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो मेरी कॉस्ट कम होगी, क्या ख्याल है, कुछ ना कुछ तो मेरी कॉस्ट कम होगी। मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, वो जो कॉस्ट कम होगी
तो एक तरीका तो ये है कि सर देखें मटेरियल कॉस्ट सारी की सारी, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, यानी कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट तो ये आ गई आपके पास, टोटल कॉस्ट पर यूनिट तो ये आपके पास आ गई। अब इसी में से क्या करें 5, क्योंकि स्क्रैप से बिक गया, कुछ ना कुछ इसके अंदर कॉस्ट कम हुई, तो 16 में से 5 माइनस करें, आंसर आएगा 11। तो 11 ले लें आप, क्या करें 11 ले लें। ये मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन क्या है? हाँ जी, नहीं, उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन ये है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसकी रीजन ये है कि ये जो सारी के सारी मटेरियल लगी हुई है, लेबर लगा हुआ है, वेरिएबल लगा हुआ है, ये सारे सारे पर यूनिट जो लगे हुए हैं, ये सारे सारे इनपुट फैक्टर पे खर्चे लगे होंगे ना। और इनपुट फैक्टर यूनिट नहीं, वो जो इनपुट फैक्टर मेरे पास मटेरियल होगा, यानी कि इनपुट फैक्टर में मेरा मटेरियल क्या था, जरा कैलकुलेट करें, ये इनपुट था, ये इनपुट है, ऐसे इसका मतलब इनपुट मेरा कितना था 218,750 हालांकि सारा की सारा जो मटेरियल लगा हुआ 218,750 पर लगा होगा। क्या ख्याल है? ठीक है, 218,750 यूनिट्स पे लगा होगा। तो मुझे ये सारे सारे यूनिट्स कैलकुलेट करनी है, ये करनी है इनपुट के ऊपर, और इनपुट कितना है मेरे पास 218,750 यहां तक देखो जरा चीजों को। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, हम ये 16 पर यूनिट को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी रीजन ये है इस लॉस की वजह से। लॉस किसके ऊपर आया? इंस्पेक्टेड यूनिट्स पर आया ना। और लॉस मुझे बताएं किन यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेट होता है? आउटपुट के ऊपर कैलकुलेट होता है या लॉस इनपुट के ऊपर हमने कैलकुलेट किया था? इधर आओ जरा, ये जो लॉस किया था, ये लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट किया था? इनपुट के ऊपर कैलकुलेट किया था। अगर लॉस इनपुट के ऊपर कैलकुलेट होता है, इसका मतलब मटेरियल भी इनपुट के ऊपर लगेगा, लेबर भी इनपुट के ऊपर लगेगा, वेरिएबल भी इनपुट के ऊपर लगेगा। अगर ये लॉस वाली वैल्यू, अगर ये 20% लॉस गिवन ना होता तो मैं अगर ये 20% लॉस गिवन ना होता तो मैं कॉस्ट पर यूनिट किसके ऊपर कैलकुलेट करता? 16 के ऊपर ही करता। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इनपुट थे वही हमारा आउटपुट है, लॉस नहीं है, तो फिर तो यही इस्तेमाल कर लेता ना। लॉस की मौजूदगी में इनपुट आउटपुट दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। अब जो सारे के सारे पर यूनिट आ रहे हैं, ये सारे सारे किसके लिहाज से आ रहे हैं? 175,000 यूनिट्स के लिहाज से आ रहे हैं, यानी कि इतने बनाने पर यूनिट इतने कॉस्ट लगेगी। हालांकि हमें पर आउटपुट के लिहाज से नहीं, हमें तो इनपुट के लिहाज से देखना है कि मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड इनपुट के ऊपर कितना लगा। हमें आउटपुट पर नहीं देखिए, तो आउटपुट पर है सारे के सारे। क्या ख्याल है? लिखा हुआ है प्रोडक्शन गुड यूनिट 175,000 यूनिट्स बने, और पर यूनिट एक यूनिट बनाने पर ये खर्चा है। पर हमने ये देखना कि जब इनपुट वाले यूनिट थे उनके ऊपर कितना मटेरियल लगा। लॉस की वजह से हम आउटपुट के ऊपर नहीं, इनपुट के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। अगर मुझे इनपुट के ऊपर कैलकुलेशन करनी है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां से मैं दाएं बाएं कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहां से कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, लेकिन कॉस्ट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी ये मुझे पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करूंगा, वर्किंग नंबर 2 चल रही है, एक छोटी सी वर्किंग नंबर 3 बना लेता हूं, यहीं पर बना लेते हैं वर्किंग नंबर 3। अब वर्किंग नंबर 3 में ये जो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा ये पर यूनिट पर कैलकुलेट करूंगा, लेकिन ये सारा के सारा कैलकुलेट होगा इनपुट के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे बताओ, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, फिर लेबर आ जाएगा और वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। इनपुट के यूनिट कितने थे हमने कैलकुलेट किए थे, नहीं यहीं पे गिवन था। इनपुट के यूनिट कितने? 218,750, ये इनपुट के यूनिट्स है ना। फिर 20% लॉस हुआ तो आउटपुट 175,000 पर आया। तो इनपुट के ऊपर सारा मटेरियल, लेबर, वेरिएबल लगेगा 218,750। तो यहां पर कितना आ जाएगा 218,750, इधर भी 218,750, इधर भी 218,750। ठीक हो गया। अच्छा, मटेरियल क्या था पर यूनिट पे? 10
लेबर 2 वेरिएबल 4, 10 2 वेरिएबल 4, यहां तक डन। फिर माइनस कर दूंगा इसमें से स्क्रैप वैल्यू, क्या कर दूंगा, स्क्रैप वैल्यू इसमें से माइनस कर दूंगा। अब स्क्रैप वैल्यू में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हुए थे, चेक करें जरा। नॉर्मल 43750, तो नॉर्मल लॉस कितना हुआ 43750, और एक यूनिट कितने का बेचूंगा, 5 का बेचूंगा, 5 रुपए का, तो मल्टीप्लाई 5, ये कॉस्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ऊपर वाले का आंसर कितना जाएगा 218750, नीचे वाले का आंसर क्या आएगा 43750, और उसके बाद 875000, 875000, और स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, कितना आया आंसर 218750, ये कॉस्ट में से माइनस करेंगे, ये प्रोडक्शन कॉस्ट में पैसा रहेगी। टोटल को नजर कितना आता है 3281,250, ये मेरे पास आ गई टोटल कॉस्ट। तो मुझे तो पर यूनिट में चाहिए ना, अब इसको डिवाइड कर दूंगा टोटल यूनिट से, यानी कि आउटपुट से, और आउटपुट वाले यूनिट्स कितने हैं जो क्वेश्चन में गिवन है 175,000, ये वाले, तो डिवाइड कर दूंगा 175,000 इसको, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया मेरे पास 18.75, यहां पर आएगा ये 18.75, ठीक है, ये 18.75 माइनस करूंगा, ठीक है, और लास्ट में से हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस भी वेरिएबल था ना, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट वो कितना था, हाई लो मेथड पर आए जरा 1.2, क्या ख्याल है, ये 1.2 आ गया हमारे पास 1.2, तो वेरिएबल सेलिंग, ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 1.2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने 1.2 इसमें से माइनस कर दिया, ये आया मेरे पास कंट्रीब्यूशन, बताएं कितना आया 6.05, ठीक है, ये इसको ले जाऊंगा आगे 6.05 को क्वेश्चन में आगे, ठीक है। अब चलें जरा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 6.05, डिवाइड करें, आंसर कितना है मेरे पास 138,000 यूनिट्स, इसका मतलब 138,000 यूनिट्स बनाऊंगा तो कहीं जाकर ब्रेक इवन तक पहुंचूंगा, और इससे ज्यादा यूनिट बनाऊंगा तो प्रॉफिट, इससे कम बेचूंगा तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये हमारा सीवीपी का क्वेश्चन था, ठीक है। अब चेक करो, फॉर्मूला सिर्फ एक है, मतलब ये रिक्वायरमेंट थी मेरी, ये रिक्वायरमेंट थी बस। अब चेक करो, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें कितने कितने चक्कर लगाने पड़े। तो सीवीपी में एक चीज को ढूंढने के लिए दूसरी चीज ओपन करनी पड़ती है, तीसरी चीज ओपन करनी पड़ती है, चौथी चीज ओपन करनी पड़ती है, फिर जाकर हमें चीजें मिलती हैं, ठीक हो गया। पिक्चर ले लो, और अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक्स भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ ले लो पिक्चर।